नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 29 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे ईरान को रशिया के एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसके बाद ईरान को देखने के बाद ईरान के जितने दुश्मन हैं उन तमाम दुश्मनों की पतलून गीली हो गई है। और साथ ही ईरान के एक ड्रोन पे किस हिसाब से अमेरिका भी फिदा है और उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही सीज फायर को लेके कौन सी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, इसके बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा। और साथ ही पाकिस्तान में इस समय अलग लेवल का बवाल मचा हुआ है। कौन सा बवाल है? हजारों लोग सड़कों पे क्यों उतर आए हैं, क्यों वहां पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बंद का ऐलान किया गया है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही गजा के क्या सूरत हाल हैं, गजा में किस हिसाब से लोगों को मारा जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और यमन की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला है, कितना नुकसान हुआ इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ या फिर फिलिस्तीन के साथ, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है हमेशा ही दुआओं का काम करता है, इस बात को याद रखिएगा। दुआएं कर करके ही हमने गजा को यहाँ तक पहुँचाया है, नहीं तो गजा कब तक ख़त्म हो जाता, किसी को भनक ना लगती। खैर, अगर आप चाहें आपके अंदर ईमान और इंसानियत जिंदा हो तो कमेंट करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम अपडेट निकल के सामने आ रही है सीज फायर के हवाले से। दरअसल नेतन्याहू न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और इसी दौरान इनकी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर नेतन्याहू से यहाँ तक कह दिया कि और कोई आपकी मीटिंग अगर शेड्यूल हुई हो तो उन तमाम मीटिंगों को आप कैंसिल करके हमसे मीटिंग करने आए। अब ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोली, इसी के जस्ट बाद नेतन्याहू ने अपनी तमाम मीटिंगें कैंसिल भी कर दी। इसके बाद वो मिलने भी जाते हैं, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी अपडेट व्हाइट हाउस यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस महल में रहते हैं वहाँ के हवाले से आई है कि गजा को लेके कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में भी साफ तौर पे कहा है कि इस समय नेतन्याहू भी जंग को रोक के आराम करना चाहते हैं। अब ये बात अगर ट्रंप ने बोली है तो मतलब बड़ा साफ है कि अब जंग को रोकने के लिए इजराइल झुक रहा है। और ऐसा क्यों है, उसके पीछे कई सारी वजह हैं और आज इस वीडियो में आपको एक एक करके सारी वजह बताऊंगा। बहरहाल अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि सीज फायर के लिए कहीं ना कहीं नेतन्याहू रेडी हो रहा। अब चाहे जानबूझ के हो रहा, चाहे मजबूरी में हो रहा या फिर कोई छुपी साजिश हो, लेकिन अभी कहीं ना कहीं नेतन्याहू झुक रहा है। और क्यों झुक रहा है, अब आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। दरअसल आज सवेरे ही यमन की तरफ से मिसाइलों का जखीरा दाग दिया गया। शुरुआत में आईडीएफ ने कहा कि जो सायरन बज रहे हैं वो यूं ही बज रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसे जैसे मिसाइलें करीब आई तब आईडीएफ का कहना है कि यमन की तरफ से मिसाइलें दाग दी गई, भागो भैया। इसके बाद तमाम जो यहूदी थे वो बंकरों में जाके छुप गए। अब कुछ देर बाद जब सायरन बंद होता है तब आईडीएफ का कहना है कि एक मिसाइल यमन की तरफ से आई थी और उस मिसाइल को हमने इंटरसेप्ट कर दिया। ये बात इन्होंने जब बोली, इसी के जस्ट बाद 2-3 बड़ी अपडेट आई और यहीं से इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई। दरअसल जिस मिसाइल के बारे में ये लोग चीख पुकार कर रहे थे वो तो महज एक ट्रेलर था। असल में यमन की तरफ से फिलिस्तीन 2 मिसाइल दागी गई थी तेल अवीव के लिए और ड्रोन्स दागे गए थे वहाँ के एलिट के लिए। एलिट वही जगह है जहाँ पे कुछ दिन पहले भी यमन के हुतीस ग्रुप के ड्रोन ने टारगेट किया था और उसमें 22 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो फिर से ड्रोन दागा और मिसाइल दागी। अब आईडीएफ का कहना है कि हमने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया। तो फिर बड़ा सवाल है कि भाई ड्रोन कहाँ गए। मतलब बड़ा साफ है कि ड्रोन जहाँ के लिए छोड़े गए थे वहाँ पे जाके हिट करते हैं और इस हिटिंग में ठीक ठाक नुकसान इजराइल को हुआ है, भले ही अपने मुंह से इजराइल इस बात को ना कबूले। इधर यमन के हुतीस ग्रुप ने हमला किया ही था, इजराइल को ठीक ठाक नुकसान पहुँचाया ही था। दूसरी तरफ आप सुनिए, दूसरी तरफ एक संगठन है अल-कुद्स ब्रिगेड, उससे लड़ने के लिए भाई साहब के जो सैनिक हैं 20 साल 22 साल के नौजवान, ये गजा के अंदर पहुंच गए। और अभी मैं स्क्रीन पे अपनी रिपोर्ट देख रहा था कि अल-शिफा हॉस्पिटल के पास भयानक तरीके से गोलीबारी हो रही है, यानी इधर से भी गोलियां चल रही हैं, उधर से भी गोलियां चल रही हैं और इन गोलियों के बीच कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि मरने वाले लोग इजराइल के आईडीएफ के जवान हैं या फिर मासूम मजलूम फ़िलिस्तीनी हैं या फिर अल-कुद्स या फिर हमास के फाइटर हैं।
कोई भी हो, लेकिन भीषण गोलीबारी चल रही, इधर मरने वालों की खबर भी आ रही। कंफर्म नहीं है तो कम से कम अपने मुंह से मैं झूठी खबर तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन एक सही खबर आपको दूंगा कि वेस्ट बैंक के अंदर आज एक IDF के सोल्जर को मार दिया गया। और कैसे मारा गया ये आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप फंसेंगे। दरअसल एक ट्रक आ रहा था और जैसे इस ट्रक को इनके सोल्जर्स देखते हैं, इन्हीं में से एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम था अब्राहम, 20 साल का। 20 साल की उम्र में इसके हाथों में बंदूक थमा के इजराइल की सरकार ने इसको मरने के लिए भेज दिया। अब जैसे ये उस ट्रक को देखता है, देखने के बाद फ़ौरन उस ट्रक की तरफ बंदूक को एम करके गोली चला देता है, इस उम्मीद में कि शायद इसमें कोई मदद की चीज़ हो तो गाज़ा और वेस्ट बैंक में ना पहुंच पाए। जैसे ही ये भाई साहब गोली चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर भी सनकी था, उसने अपने ट्रक को भगाया। इनको लगा कि ट्रक ड्राइवर रुक जाएगा, मैं तो IDF का सोल्जर हूँ, मुझे देख के डर जाएगा, लेकिन वो आदमी रुका नहीं, वो आदमी झुका नहीं, ट्रक को ला के इनको ठोक देता है और कुचलने के बाद चला जाता है। थोड़ी देर तक ये ज़मीन पे पड़े तड़पते रहे, कोई बचाने वाला आया नहीं और तड़प तड़प के IDF के इस जवान की मौत हो गई। अब शुरुआत के 12-14 घंटों तक IDF के जो बड़े बड़े आला कमान के ऑफिसर हैं उन्होंने इस खबर को छुपा के रखा, लेकिन धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जब प्रसारित हुई, तब इजराइल को भी अपने मुंह से कबूलना पड़ा कि हमारा एक जवान मारा गया है। तो आप सोच के देखिए कि भाई साहब ऐसे हैं जो अपनी जवान की शहादत को भी सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये घुमा फिरा के कहते हैं कि हमारा मारा गया कि नहीं मारा गया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ईरान से निकल के सामने आ रही है कि ईरान को रशिया की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है और इस तोहफे के बाद जो अमेरिका है, जो इजराइल है, इन तमाम देशों के अंदर सनसनी फैल गई है। दरअसल आज तेहरान के ऊपर पहली बार MiG-29 उड़ते हुए देखा गया। अब MiG-29 जब उड़ते हुए देखा गया तो शुरुआत में लगा कि ये कोई आंखों का धोखा है, लेकिन बाद में जब उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ी गई और तमाम चीज़ें चेक की गई तो पता चला कि ईरान के पास MiG-29 पहुँच चुका है। और MiG-29 रशिया के एक ऐसा खतरनाक फाइटर जेट है जो अभी भी F-16 को मात देने की क्षमता रखता है। तो MiG-29 जब पहुंच चुका है तो ईरान की हवाई ताकत में बड़ा इजाफा देखने को मिला है और कई सालों बाद ईरान को कोई फाइटर जेट मिला है। इधर MiG-29 मिला ही था कि दूसरी तरफ बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि Su-57 भी आ रहा है। और अगर Su-57 आ गया तो फिजाई ताकत में इजराइल से कई गुना आगे निकल जाएगा ईरान। और ऐसे हाल में इजराइल की मुसीबतें कितनी बढ़ेंगी आपको बताएं कि जो उतनी आप खूब समझ सकते हैं। अच्छा, इधर तो फाइटर जेट की बात हो गई। आज गाजा 2 एक ऐसा ड्रोन बना लिया ईरान ने और उसकी नुमाइंदगी कैसे की है, पहले आप वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन कोई छोटा मोटा ड्रोन नहीं है। ये ड्रोन एक जहाज जितनी साइज का है और इसके अंदर न जाने कितनी मिसाइलें भरी जा सकती हैं, न जाने कितने बमबास्टर चीज़ें भरी जा सकती हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन बिना किसी पायलट के, एक बार इसमें एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेट कर दीजिए, उसके बाद आप जहाँ के लिए इसको भेजेंगे ये चला जाएगा और प्रिसाइज अटैक करेगा। अब इस ड्रोन के आने के बाद ईरान की ताकत में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया है। और जो मैंने शुरू में कहा कि इजराइल की मजबूरी है जंगबंदी का ऐलान करना, तो ये तमाम बड़ी बड़ी मजबूरियाँ हैं। एक तरफ यमन की तरफ से बड़ा हमला रोज़ होता है, रोज़ इनके हज़ारों लाखों लोग बंकरों में छुपते हैं। दूसरी तरफ अल-कुद्स ब्रिगेड, अल-कसम ब्रिगेड, ये तमाम ब्रिगेड जो है गज़ा के अंदर इनको गिरा गिरा के मारते हैं। तीसरा,
ईरान की ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही है। ईरान लगातार अपनी फ़िज़ाई ताकत में इस कदर इजाफा कर रहा है, अपने ड्रोन को इस कदर बढ़ा रहा है कि इसको देखने के बाद अच्छे अच्छे की पतलून गीली हो जा रही। तो फिर सीज फायर ये भाई साहब करें क्यों ना, अब इनकी मजबूरी पड़ गई सीज फायर करने की। इधर ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। एक बड़ी अपडेट आप और सुनिए। एक ड्रोन है शाहेद 136। इस ड्रोन को बनाने का काम ईरान ने किया था और इसी ड्रोन का उपयोग करके ईरान ने गिरा गिरा के मारा था इजराइल को उस 13-14 दिन की जो लड़ाई हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, इस ड्रोन को रशिया के हवाले कर दिया और इसी ड्रोन के दम पे रशिया भी भयानक तरीके से तबाही मचा रहा है, यूक्रेन को एकदम घुटनों पे ला के रख दिया है। अब ये बात जब अमेरिका, इजराइल और उसके आसपास के तमाम देश देखते हैं तो फिर आप सुनिए कहानी। अब इस ड्रोन को पकड़ने की कोशिश की जा रही। क्यों? अगर इस ड्रोन को एक बार कैसे भी ये पकड़ लेंगे तो इस ड्रोन को फिर खोलेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद इस ड्रोन को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये ड्रोन अमेरिका को और उसके संबंधित देशों को इस कदर पसंद आ गया है कि इसको बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। खासियत क्या है, अमेरिका के, इजराइल के जो ड्रोन होते हैं वो लाखों करोड़ों के होते हैं। इधर जो ईरान का ड्रोन है वो महज कुछ हज़ार का है। तो कुछ हज़ार और लाखों करोड़ों में अंतर है। दूसरी बड़ी बात, ये 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 3000 से 4000 की मीटर, आप सोचिए, नंगी आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। बादलों के ऊपर ये चला जाएगा, कोई इसको देख नहीं पाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये कई हज़ार किलोमीटर तक जाके मार सकता है। तो ऐसे हाल में ये इसको कहीं से कहीं तक छोड़ा जाए, ये प्रिसाइजली अटैक करके लौट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतने कम कीमत पे ऐसे बड़े पैमाने पे इतना एफिशिएंट ड्रोन बनाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है सिवाय ईरान के। कहते हैं कि ईरान ने शुगर पाउडर से भी ड्रोन बना लिया है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं अमेरिका को, इजराइल को, और यही वजह है कि इसको कॉपी करने की तमाम कोशिशें कर रहा है इजराइल और अमेरिका। लेकिन ईरान की टेक्नोलॉजी सबके बस का नहीं समझ में आना। हर आदमी कोशिश में जुटा हुआ है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर ईरान से निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने जून से लेके अभी तक 9 लोगों को फांसी दी है। क्यों? पहले आप कहानी जान लीजिए। दरअसल इजराइल की तरफ से कल बड़ा बयान दिया गया और इस बड़े बयान में कहा गया कि तेहरान के अंदर यूरेनियम कहाँ छुपा के रखा गया है हमको बड़े अच्छे से पता है। अब ये बात जब बोली गई तो इसी के बाद अगले ही दिन ईरान ने एक शख्स को फांसी दे दी। एक शख्स का नाम है बहमन चुबियासल। बहमन चुबियासल को फांसी दे दी गई और इसके पीछे वजह जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपका भी खून खौलेगा। दरअसल इस आदमी को ठीक ठाक फ्रीडम ईरान ने दे रखी थी चूँकि ये बिजनेसमैन था, लेकिन इसने मोसाद से हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद ये वहाँ पे सीक्रेट जानकारियाँ ले जाके मोसाद के एजेंटों को देता था। साथ ही जो ईरान का न्याय विभाग है और उसका जो मीडिया एजेंसी है मिज़म जो मीडिया एजेंसी है, उसके अनुसार अगर माने तो जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते थे ईरान के अंदर, उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आने का जो रास्ता होता था ये भी जो बहमन था वो जाके इजराइल को बता देता था। अब आप सोचिए कि जो इजराइल पेजर में बम लगा सकता है, जो इजराइल कहीं भी जाके खुफिया ऑपरेशन कर सकता है, अगर उसको ये जानकारी लग जाए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहाँ से आ रहा है, तो यहूदियों का एक बड़ा फिक्स डायलॉग है कि आप कितना भी अवॉइड कर दें, कितना भी हमारी टेक्नोलॉजी से दूर भागे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं यहूदी का बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट टच जरूर होगा। अब आप सोचिए, अगर इतना कॉन्फिडेंस इनको है तो मतलब बड़ा साफ है कि यहूदी पूरी दुनिया पे नज़र गड़ाए हुए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई तो चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, चाहे अलग अलग कोई और ऐप हो, अगर इतना कंट्रोल यहूदियों का है तो इलेक्ट्रॉनिक रास्ता बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा ईरान के लिए। और यही वजह है कि जून से लेकर अभी तक कम से कम 9 लोगों को फांसी देने का काम ईरान ने किया और आज फिर बहमन चुबियासल को भी फांसी दे दी। अब सही किया या गलत किया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं आपको अगली खबर बताता हूं। और अगली खबर निकल के सामने आ रही POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पाकिस्तान की सरकार और ख़ासकर आर्मी कैसा जुल्म सितम करती है बताने की ज़रूरत नहीं है। किस हिसाब से टॉर्चर करती है, किस हिसाब से मारती पीटती है, ये बात आप खूब जानते हैं, कहीं से भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें अगली कहानी सुनिए। इधर भारत का जो कश्मीर है, भारत के पास जो कश्मीर है, उसमें कितनी डेवलपमेंट हो रही हम सभी जानते हैं। वहाँ पे ट्रेन है, वहाँ पे इंटरनेशनल पोर्ट है, वहाँ पे अलग अलग और डेवलपमेंट की चीज़ें हो रही, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, वहाँ पे टूरिज़्म होता है। उधर
पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोगों को सौतेला देखा जाता है। इसी वजह से वहाँ की आवाम में गुस्सा फूट पड़ा है। इस कदर गुस्सा फूटा है कि जिस हिसाब से नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, जिस हिसाब से लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ, सेम हिसाब से इस समय पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा। बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया गया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और इन्होंने पूरे ऑक्यूपाइड कश्मीर को बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सरकार इस चीज़ से निपटने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से फेल है, निपट नहीं पा रही। अब निपट पाएगी या फिर यूं ही फेल हो जाएगी, एक चर्चा का विषय होगा। लेकिन ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जब वहाँ बगावत होगी तभी भारत को अपना कश्मीर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है एक बार आप मुझे बता दीजिए, चूँकि अगर कोई गलती हो, कोई कमी हो तो मैं उसको सुधार कर सकूँ। चूँकि अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो फिर मैं जानूंगा नहीं, और अगर जानूंगा नहीं तो फिर सुधारूंगा कैसे। खैर, तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बता दें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला की फायदा।